हाँ, तो बच्चों आज जो है हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी जो है ना फैक्टराइजेशन से पहले अलजेब्रा में कुछ चीज़ें आना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो तो बनाई लेकिन उसमें बच्चों को जो है ना काफ़ी मुश्किल हो रही है उसको मतलब समझने में। तो इसकी वजह ये है कि ना आपको जो है ना अलजेब्रा सही से नहीं पढ़ाई गई या आपने नहीं पढ़ी या आपको सही से यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते। तो आज इंट्रो करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें या मेन चीज़ों को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा गौर कर लेंगे कि क्या क्या हमें आना चाहिए ताकि हम जो है फैक्टराइजेशन को अच्छी तरीके से कर सकें। सबसे पहले क्या भाई, बेसिक से शुरू करते हैं। भाई क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, सही हो गया। अगर इसके साथ कोई नंबर लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। इसको बेस भी कह सकते हैं, बेस कह लें या वेरिएबल कह लें, और ये आ गया कोफिशिएंट, सही हो गया। और इसके साथ अगर कोई पावर वगैरह लगी होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पावर, ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज़ समझनी है, ट्रम। भाई ट्रम क्या होती है, भाई देखें, अब ट्रम तब बनती है जब आपके साथ उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा हुआ होता है। अगर दो चीज़ों के दरमियान प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि वो दो ट्रम्स हैं। अगर आसानी से कहूँ तो भाई ये जो 2x लिखा हुआ है ना, ये एक ट्रम है। अब आप कहोगे नहीं सर एक ट्रम नहीं है, 2 अलग है, x अलग है। देखो जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ट्रम्स नहीं बनेंगी। जब मल्टीप्लाई जितनी भी चीज़ें हो रही भले इसके साथ क्या आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितने भी वेरिएबल आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा एक ही ट्रम कहलाएगा। लेकिन इसके साथ मैं लिखूंगा कि 3z, अब ये कितनी ट्रम्स हो गई, अब ये दो ट्रम्स हो गई, एक ट्रम ये हो गई, एक ट्रम ये हो गई। कैसे पता चला, प्लस से पता चला। इसी तरह माइनस का लगा दूं, 4t कर देता हूँ, सही हो गया। तो अब क्या हुआ, ये एक और ट्रम आ गई। तो अब इस सवाल में कहूँ, इक्वेशन में कितनी ट्रम्स हैं, 3 ट्रम्स हैं। कितनी ट्रम्स हो गई इसमें, 3 ट्रम्स हो गई। पता कैसे चला कि प्लस माइनस के साइन से हमें पता चलेगा कि इसमें ट्रम्स कितनी हैं। और मल्टीप्लाई के साइन से कभी भी मल्टीप्लाई जितनी भी चीज़ें हो रही होंगी ना तो वो एक ही ट्रम कहलाएगा। अगर अलग अलग ट्रम्स होंगी तो उनके दरमियान क्या होगा, प्लस माइनस का हमेशा साइन होगा, तभी वो एक अलग ट्रम कहलाएगी। अब इस सवाल में कितनी ट्रम्स हो गई, 3। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि जब भी x मल्टीप्लाई होगा x से, यानी जब भी सेम बेसिस सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है। पावर क्या बताई थी, ये वाली चीज़। अब सर इसके ऊपर तो कोई पावर है ही नहीं, वो ऐड कैसे होगी। याद रखो जब भी कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी पावर क्या होगी, हमेशा उसकी पावर हमेशा 1 होगी। इसी तरह ये x, इसकी पावर भी 1 होगी। तो जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या होगा, उनकी पावर ऐड होगी मल्टीप्लाई के दौरान। तो इसका 1 और इसका 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो x²। यानी जब भी हमसे पता ये चला कि जब भी सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, उनकी पावर एड्स हो जाएंगी। और उल्टा काम इसी का किस में होगा, इसी तरह ऐसा हो सकता है कि x/x लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि अब इनकी पावर्स माइनस होंगी। सेम वेरिएबल होगा तो क्या होंगी, इनकी पावर्स माइनस होंगी। कैसे, ये देखें, इसके ऊपर भी 1 होगा, इसके ऊपर भी 1 होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब ये पावर ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या हो रही थी, प्लस हो रही थी, मल्टीप्लाई हट रहा था तो क्या हो जा रही थी, प्लस, क्योंकि सेम वेरिएबल था। याद रखना कि अगर सेम वेरिएबल नहीं है, मिसाल के तौर पर x × y, तो इसका आंसर xy ही आएगा। इसकी पावर से ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये सेम वेरिएबल नहीं है। इसी तरह एक और बात, 3x² को मल्टीप्लाई करूंगा मैं x के साथ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर 3 लगा हुआ है ना तो कोई मसला नहीं, ये तब भी हमें सिर्फ कोफिशिएंट को नहीं देखना है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। अगर वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 3x², 3 वैसा का वैसा रहेगा और 2 + 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3x³। सेम इसी तरह डिवाइड में क्या हो जाएगा, जब ये पावर
ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो x वन माइनस वन 0 होता है। तो याद रखिए जब भी कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई ना तो उसका मतलब है उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। आप खुद करके देख लीजिएगा। 25 कैलकुलेटर में लिखिए, साइंटिफिक में अगर हो तो उसमें लिखिए उसकी पावर 0, तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये पावर जब ऊपर आएगी तो क्या होगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x1 यानी x की पावर 1 यानी सिर्फ x आ जाएगा। इसी तरह एक और बात ये कि 3xy को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे x से, अब क्या होगा कि अब इसके नीचे ना y है, ना यहाँ पे y है, यहाँ पे y मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो अब इसमें x आ रहा है, तो बस अगर सिंपल कहूँ तो x को x से काट दो, क्योंकि हमने क्या देखा कि जब x ऊपर जा रहा है तो क्या आ जा रहा है, 1 माइनस 1 हो जा रहा है। 1 माइनस 1 हो रहा है तो उसकी पावर क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। और जब पावर 0 हो जाती है तो वो 1 बन जाता है। तो अगर x को x से काट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इसको सोल्व करें यूं तो क्या हो जाएगा, x की पावर नीचे वाले की आएगी 1, ऊपर वाले की 1 पहले से ही है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0, और हमने अभी पढ़ा x0 क्या होता है, x0 होता है, x की पावर 0 होती है 1। तो यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे y। अब ये तीनों में कोई साइन नहीं डला हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 3 1 जा 3y। अब इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, x को x से काट दें, आंसर क्या आएगा, 3y ही आएगा। सही हो गया। इसी तरह और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जब 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, xy से, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो आंसर आएगा 2xy। अब ब्रैकेट्स लगी हो तो कोई मसला नहीं है, ये देखें xy ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये 2 इससे अलग मल्टीप्लाई होगा और y से अलग मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये सिंपल 2xy इसका आंसर आ जाएगा। हाँ अगर ऐसा होता कि लिखा होता 2x प्लस y, अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है ना, ये अलग टर्म हो गई, ये अलग टर्म हो गई। मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया था, एक ही टर्म होती है, लेकिन जब प्लस आ गया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अलग अलग टर्म्स आ गई। तो अब क्या होगा, अब ये जो आपका 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तब जब ब्रैकेट्स लगी हों और बीच में एक मतलब प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो या फिर अलग अलग टर्म्स हों, 2 टर्म्स होंगी तो दोनों के साथ अलग अलग होगा। अगर इन टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये टर्म्स एक ही रहेगी, मतलब 2 होंगी नहीं, फिर 1 बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा उसका आंसर, तो उसका आंसर फिर 2x आएगा, लेकिन इसका आंसर आएगा 2x प्लस 2y। और ये 3x स्क्वायर प्लस y। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, अगर ये डिवाइडेड बाय x हो रहा है ना, तो अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये x जो है ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी। अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट काट मत दीजिएगा, यहाँ 2 माइनस 1 मत करा दीजिएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले बात बताई थी वो सारी की सारी क्या थी, एक ही टर्म थी और उनमें मल्टीप्लाई के साइन थे। जब प्लस माइनस आ जाता है ना तो वो अलग अलग टर्म बन जाती है, उनके ऊपर काम भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी प्लस आ गया ना तो अब आपको इस एलसीएम को ब्रेक कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों के नीचे है तो इसको यूं सब लिख सकते हैं, 3x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई ओवर x। अब आपने पढ़ा था कि एलसीएम सेम होते हैं तो उनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, 3x प्लस वाई, और एलसीएम नीचे एक मरतबा आ जाता है, ये यही चीज हो गई। तो अब आप x को x से काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या है, एक टर्म है, प्लस माइनस बीच में
कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 प्लस वाई एक्स। और आपको जब भी शक हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो कि भाई मैंने स्टेप ये सही किया कि नहीं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैंने काम सही किया या नहीं, आप इसको क्या करें दोबारा स्टेप बैक कराएं। मतलब स्टेप बैक ऐसे कराएं कि इसको सॉल्व कराएं ना, तो दोबारा क्या बनना चाहिए, जो सवाल था वही बनना चाहिए, ये सवाल बनना चाहिए। मैं बना के दिखा दूंगा आपको, ये देखो 3 प्लस वाई अपॉन एक्स। कोई भी नंबर हो मैथ में, उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। जिस तरह वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होती है, बिल्कुल इसी तरह हर नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है। तो अब 1 और x, इसका एलसीएम क्या आएगा x आएगा। तो एलसीएम ले लिया मैंने x। तो अब इसके नीचे x है, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब इसके नीचे क्या चाहिए हमें x चाहिए, तो इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा। जो काम नीचे करते हैं वही काम ऊपर करते हैं। तो अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय x तो x आ जाएगा, क्योंकि 1 1 होता है। इसी तरह किसी भी चीज़ को नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आती है, y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा। तो अब क्या आ जाएगा 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 3x प्लस y आ जाएगा। तो ये क्या आया, ये वही सवाल वापस से आ गया। इसका मतलब क्या था कि ये मेरा स्टेप्स बिल्कुल सही था। अब काफ़ी चीज़ों का रिवीजन कर लिया हमने अलजेब्रा में। अब एक और चीज़ भी रहती है अलजेब्रा में, ये कि आप जब भी अलजेब्रा में कोई इक्वेशन लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई हाईएस्ट पावर आ रही तो हाईएस्ट पावर पहले आएगी, उसके बाद जो उससे कम पावर है वो आएगी। जैसे 3x² प्लस 2y, करके 2y ना करें, इसको x कर लें, 2x प्लस 2। अब ये जो लिखी है ना मैंने इक्वेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको मैं ऐसे ना भी लिखूं तो कोई मसला नहीं। अगर जब भी आपके बुक वगैरह में आंसर लिखे हुए होंगे ना, तो आप देखेंगे उसमें बड़ी पावर पहले लिखी होगी, फिर उससे छोटी पावर लिखी होगी, फिर उससे कम पावर लिखी होगी। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कोई पावर है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, पावर कहाँ से है वेरिएबल। तो भाई यहाँ पे कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो क्या हुआ, इसके यहाँ पे मौजूद है एक्स नोट कह लो या एक्स की पावर 0। अब एक्स की पावर 0 मौजूद है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक्स 0 किसके बराबर, एक्स की पावर 0 बराबर है 1 के। अब मैं इसको 1 को लिखूँ ना लिखूँ यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स की पावर 0 लिखूँ या 1 लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आएगा। सही हो गया। और मतलब जब भी आप लिखेंगे इक्वेशन तो क्या करेंगे, आंसर जब भी लिख रहे होंगे कोशिश करेंगे ना जो ज़्यादा पावर वाली टर्म है ना उसको आप पहले लिखें, उसके बाद जो कम पावर वाली टर्म है उसको बाद में, और उसके बाद फिर ऐसी टर्म लिखें जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसी तरह और याद रखना, कोशिश करना कि ना आपका जो वेरिएबल है ना उसी के मुताबिक, मिसाल के तौर पर ऐसा भी तो हो सकता है ना 2xy प्लस यहाँ पे x² कर लें, यहाँ पे xz कर लें, और यहाँ पे 2y कर लें। अब क्या करें सर, यहाँ पे तो काफ़ी सारे वेरिएबल आ गए, कौन से वेरिएबल की पावर देखें और उसके मुताबिक जो है ना इसको मतलब टर्म्स को अरेंज करें। तो भाई कोशिश करें कि आप सबसे पहले देखेंगे ABC में क्या आता है, x आता है, z आता है या y आता है, क्या जाहिर सी बात है x ही आता है ना। तो अब x के लिहाज से जो है ना पावर क्या करेंगे, हम अपने सवाल को अरेंज करेंगे। देखा जाए तो ये सही से अरेंज हुआ, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, और यहाँ पे x है ही नहीं तो मतलब x की पावर 0। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी तरह एक और सवाल कर लेते हैं, 3xz प्लस 9x³ प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3। तो अब क्या करें, अभी क्या ये सही लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो बुक में आंसर होगा वो पीछे ऐसे नहीं लिखा हुआ होगा, वो कुछ इस फॉर्म में लिखा होगा। x की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी पावर है क्यूब, नहीं 4 है, तो 4 लिखें सबसे पहले, सही हो गया। इसके अलावा फिर क्यूब लिख लेंगे। फिर अगली चीज़ क्या लिखेंगे, अगली चीज़ क्या, अब यहाँ पे क्या स्क्वायर मौजूद है, x² नहीं मौजूद तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट किस पे चले जाएंगे, x की पावर 1 पे चले जाएंगे। x की पावर 1 कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो लिख लेंगे इसको
और फिर ऐसा नंबर लिखेंगे जिसमें वेरिएबल ही ना हो, जो कि 3 होगा। अब बुक में कुछ आंसर इस तरह लिखा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है भाई, बड़े से छोटे की तरफ बस डिक्रीज हो रहा है, ये इतनी चलता जा रहा है और वेरिएबल की पावर डिक्रीज हो जा रही है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा वेरिएबल आपकी इक्वेशन में एक्स ही मौजूद हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना सिर्फ वाई मौजूद हो। 9y प्लस 3y क्यूब प्लस 4z प्लस 4। अब क्या करें, अब देखेंगे, अब किसकी पावर देखेंगे, अब x है ही नहीं तो y की पावर देखेंगे। y की पावर क्या है, क्यूब वाली पहले आएगी तो 3y क्यूब प्लस के बाद क्या आना, स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन स्क्वायर तो है ही नहीं, सवाल में तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 9y की पावर 1 पे आ जाएंगे, जो कि ये रही। और फिर अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि सर अब किसको लिखें, इसके साथ भी तो y नहीं है, इसके साथ भी y नहीं है। अब देखें इन दोनों में से अब किसको लिखें, पहले कोशिश करें किसको लिखें पहले। भाई देखो जाहिर सी बात है, इसमें भी y नहीं है, इसमें भी y नहीं है, कोई मसला नहीं, आप किसी को भी लिख लीजिए। लेकिन अब z तो एक वेरिएबल है ना, कोशिश करें उसको लिखें जिसके साथ अगर वेरिएबल नहीं है उस नंबर को बाद में लिखें, अगर कोई और वेरिएबल मौजूद है ना तो उस नंबर को पहले लिखें। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप अरेंज ना भी करें आंसर को बुक की तरह और छोड़ दें आपके आंसर के मतलब जो माइनस प्लस आ रहे हैं वो सही हो, मतलब माइनस प्लस से क्या मुराद, माइनस प्लस से मुराद है कि बुक में आंसर आ रहा है आपका माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस 2, सही हो गया। तो अब हो सकता है कि आपका आंसर आ रहा हो 4y और माइनस का 3x प्लस का 2। तो अब ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई मसला नहीं है। इसमें क्या है, इसमें 3x जो है पहले लिखा हुआ है, माइनस 3x इसमें बाद में लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं। बस ये बात याद रखना कि जो बुक में आपके इसकी 3x के साथ जो साइन आ रहा है ना, वही आपके आंसर में भी आना ज़रूरी है। टर्म्स आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अरेंज करके लिखोगे तो और अच्छी बात है। और बुक में क्या होगा, सेम टू सेम आंसर आ रहा होगा, वैसे भी सेम आ रहा होगा, लेकिन आपकी टर्म्स बस आगे पीछे आ रही होंगी। जब आपकी टर्म्स आगे पीछे आ रही है तो आपको चेक क्या करना है कि सारी टर्म के साथ वही प्लस माइनस मौजूद हैं या वही पावर्स मौजूद हैं जो बुक में हैं, तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही है। फिर टर्म्स आप आगे पीछे लिख सकते हैं। टर्म्स रिमाइंड करा दूं दोबारा, टर्म्स क्या होती है, ये टर्म है, ये टर्म है कि जो ये टर्म है जो कि सेपरेट आउट हो रही हैं। और इसको इसके अलावा क्योंकि 2 है, 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो इसको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट भी 2 को कह सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना कॉमन की तरफ चलते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, मतलब कॉमन क्या चीज़ होती है, कॉमन को समझते हैं भाई। कॉमन, अब कॉमन क्या है, फैक्टराइजेशन में 3 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ होती हैं, जब भी लिखा हो रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स या फैक्टराइज, तो आपको क्या काम करने होते हैं, 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले काम आता है कॉमन लेना, अगर आपके सवाल में कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लें। दूसरा काम होता है कोई भी फॉर्मूला लग रहा है उसको लगाएं। और फैक्टराइजेशन में अक्सर फॉर्मूले बंद होते हैं, खुलते कम में जबकि बंद ज़्यादा होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है अगर दोनों काम नहीं हो रहे तो फिर मिडिल टर्म ब्रेक करें। अब कॉमन क्या होता है भाई, मैं लिखता हूँ कि देखो मैंने लिखा x प्लस वाई और मैंने क्या कर दिया भाई, ब्रैकेट लगा दी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक तरह से देखा जाए कि ये 2 क्या है, ये 2 कॉमन है इन दोनों से। कॉमन कैसे, जब ये ब्रैकेट हटेगी तो क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब आपकी फैक्टराइजेशन में कॉमन लेते हैं हम, ये देखिए आपकी फैक्टराइजेशन में लिखा होगा 2x प्लस 2y। अब मैं बोलूँगा कि भाई इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं बोलूँगा बेटा कुछ ऐसे। अब जब भी कॉमन लेंगे वो क्या चीज़ होगी, हमेशा ब्रैकेट से बाहर आएगी। ब्रैकेट से बाहर आएगी और वो चीज़ क्या होगी, हमेशा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, उसके बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं डालेंगे। अब यहाँ से मैंने क्या निकाल रहा हूँ, 2 निकाल रहा हूँ, तो बचेगा क्या, x बचेगा सिर्फ, सही हो गया। अब इस यहाँ पे भी क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, सही हो गया। साइन वैसे के वैसे ही आएंगे। तो ये क्या आ गया, इसका 2 कॉमन आ गया। इसी तरह मैं लिख के दूंगा आपको 9x प्लस 3x स्क्वायर। अब गौर से देखेंगे इधर 2x है और इधर
एक एक्स है और 3 का टेबल भी कॉमन आ रहा है, यानी 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या करूँ, एक काम तो ये कि मैं इसको स्टेप वाइज करूँ। 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3 3 का 9 प्लस यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिया। अब हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए कॉमन लेने में, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप क्या करें, स्टेप बैक कराएं। स्टेप बैक क्या करें भाई, अगर आप इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, क्या आपका आंसर दोबारा ये आ रहा है। अगर ये आंसर आ रहा है तो आपने 3 बिल्कुल कॉमन लिए, सही लिया है भाई। चेक कर लेते हैं, 3 3 क्या हो जाएगा 9 एक्स आ जाएगा प्लस 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 एक्स स्क्वायर आएगा, यानी मैंने 3 कॉमन सही लिया है। अब और क्या कॉमन आ रहा है, 3 तो यहाँ पे तो आ रहा है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसको कॉमन नहीं ले सकते। दूसरी चीज कॉमन क्या आ रही है, दूसरी चीज आ रही है भाई यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वाला एक्स कॉमन ले लें, यहाँ वाला भी एक्स कॉमन ले लें। लेकिन सर इसके ऊपर तो स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ये देखें एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मरतबा एक्स लिख सकता हूँ। कुछ ऐसे कर लें, इसको कुछ यूं लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये सॉल्व होगा तो दोबारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें एक्स के ऊपर क्या आ गई, पावर 1 आ गई, इसके ऊपर भी 1 पावर, यहाँ से अब मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ। एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 जाए बच जाएगा, एक्स चला गया। यहाँ पे अब क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका एक एक्स बचेगा, एक एक्स चला गया। अब ये काम इतना लंबा करने से जो है ना फैक्टराइजेशन में जो है ना आपकी टाइम ज़ाया होगा, इसलिए बोल देंगे ये चीज़ें आप कहाँ सीख के आए, पहले अलजेब्रा में सीख के आए, ताकि जो है ना आपको फैक्टराइजेशन में टाइम ना लगे। इसीलिए हम ये रिव्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज का रिव्यू कर रहे हैं कि भाई ताकि फैक्टराइजेशन में ज़्यादा मसला ना हो। अब इतना लंबा काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 9x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। मैं क्या करूँ, डायरेक्ट 3x को कॉमन ले लूँ। यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया था तो वो x बाहर भी आएगा और बाहर वाले नंबर से आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो उस मल्टीप्लाई के साइन को डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9x प्लस 3x, डायरेक्ट कॉमन लें आप, क्या 3x इसको 3x क्या आएगा यहाँ पे बचेगा, यहाँ से 3x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर प्लस का साइन वैसा का वैसा ही आएगा। और फिर क्या बचा, अब यहाँ से 3x कॉमन लूंगा तो बच कितना जाएगा, 3 भी चला जाएगा और इस 2x में से कितने x बच जाएंगे, एक x बच जाएगा, तो वो लिख लें। तो एक स्टेप में आंसर आ गया, जबकि इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम ज़ाया हो जाएगा और इस स्टेप के ज़्यादा नंबर भी नहीं होते हैं, इसको आप डायरेक्ट ले लें। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि मैंने सही किया या नहीं, सिंपल आप 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, अगर ये आ रहा है तो आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया है, अगर नहीं आ रहा तो कॉमन आपने गलत लिया है। इसके अलावा अब ये तो सारे भाई क्या थे, सब कुछ इनका प्लस 3x कॉमन आ रहा था ना, तो कोई भी साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 3 प्लस का है और इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो वो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। मसला तब होगा जब लिखा होगा 9x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसमें देखें माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो प्लस भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं नंबर के साथ, तो प्लस मौजूद है, सही है। प्लस कॉमन लोगे तो तब भी यही आएगा, प्लस कॉमन ना लो तब भी यही आएगा, सही है। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, माइनस में गड़बड़ होती है। क्या होता है कि भाई हमने पढ़ा है कि जब माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है, और प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो दोबारा प्लस आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी सेम साइन होंगे तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, सही हो गया। और इसी तरह जब डिफरेंट साइन होंगे प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। सेम क्या होंगे, जब सेम इनको क्या कह सकते हैं, सेम अगर सेम होंगे दोनों ही माइनस होंगे तो हमेशा प्लस आएगा, दोनों ही प्लस होंगे तो हमेशा प्लस होंगे। लेकिन जब डिफरेंट होंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब हमने ये तो देख लिया कि 3x कॉमन आ रहा था, अब हम इस 3x के साथ क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ये देखें सबसे पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में। अगर माइनस कॉमन लूंगा तो इसके साथ क्या है, माइनस मौजूद है, माइनस चला जाएगा तो सही है, माइनस चला गया, क्या बचेगा, 9x बचेगा। अब इसके साथ भी क्या मौजूद है,
माइनस मौजूद है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस चला जाएगा तो क्या बचेगा इसके साथ बचेगा प्लस आ जाएगा। माइनस चला गया बाहर, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। और 3x स्क्वायर वैसा का वैसा। आप बोलेंगे सर ये एक बात समझ ही नहीं आई, आपने माइनस कॉमन ले लिया फिर यहाँ पे प्लस कैसे आ गया। भाई मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक क्या बताई मैथ में। अब यहाँ पे मैं प्लस लिखूँ ना लिखूँ कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म है। अब कैसे पता चले कि भाई ये जो मैंने बात की है ये बिल्कुल दुरुस्त है या करेक्ट सही है। सिंपल सी वही बात, दोबारा क्या करो, स्टेप बैक कराओ, माइनस को मल्टीप्लाई कराओ अंदर, इसको माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा दोबारा माइनस एक्स आ जाएगा। अब दोबारा क्या कराऊँ, इसको इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, प्लस माइनस प्लस अगेन माइनस आ जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर। दोबारा वही सवाल आ गया। इसका मतलब क्या था कि हमने कॉमन सही लिया था। अब क्या करूं मैं, 3 के साथ क्या कर लूँ, डायरेक्ट माइनस का कॉमन भी ले लूँ इसमें से। तो ले लिया मैंने भाई, माइनस का 3x डायरेक्ट कॉमन लिया। तो भाई क्या इसके साथ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर सिंपल ही कहूँ तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर जितने भी साइन होंगे तो चेंज हो गए, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा। अब इसके साथ माइनस है तो इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन एक्स बचेगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि 3 को जब 3 एक्स नहीं बचेगा, 3 बचेगा। और फिर यहाँ पे बच जाएगा प्लस, अभी बताया कि कैसे आएगा प्लस यहाँ से। और ये 3 कैसे आया यहाँ पे आपको मैंने बताया। उसके अलावा ये 3x स्क्वायर में से क्या बचेगा आपका, सिर्फ बचेगा x बचेगा। ये प्लस का हो जाएगा, कैसे होगा अभी आपको मैंने बताया। ये थी थोड़ी सी कॉमन की कहानी। और अब दूसरी बात थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि माइनस प्लस अलजेब्रा में कैसे करते हैं, क्योंकि माइनस प्लस में बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। प्लस में तो नहीं करते लेकिन माइनस में गलती करते ही करते हैं। ये देखिए माइनस का 9x लिखा, बल्कि माइनस का 9 ही रहने दिया, अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे उसको, और यहाँ पे लिख दिया +3। अब बच्चों को समझ ही नहीं आता कि भाई इसमें क्या करें, माइनस करें या प्लस करें। भाई इसको समझने के लिए सिंपल वही दोबारा बना लो, साइन डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अब बच्चे समझ तो गए भाई माइनस होगा, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन आना है। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आना है भाई, इसको याद करने का सिंपल सा आसान सा तरीका ये कि आपने साइन मल्टीप्लाई किया, उससे आपको पता चल गया कि होना क्या है, माइनस होना है। यहाँ पे माइनस आना है या प्लस, उसकी सिंपल ट्रिक ये है कि जो भी आपका बड़ा नंबर है ना, साइन उसका आंसर में आएगा। अगर यहाँ पे 9 बड़ा है तो देखिए 9 के साथ क्या साइन है, बस सिंपल, अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ +9 मल्टीप्लाई -3, अब 9, अब यहाँ पे दोबारा प्लस माइनस माइनस होगा, ये देखिए ना, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या आता है, इससे पता चल गया हमें माइनस होगा। 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। अब साइन किसका आएगा सर, साइन बड़े का आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 9, 9 के साथ क्या साइन है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और वेरिएबल्स में भी कुछ इसी तरह काम होता है बिल्कुल। अब याद रखना, जैसे x मल्टीप्लाई बाय हमने x क्या सीखा, x स्क्वायर, पावर प्लस हो जाती है, और डिवाइड में क्या सीखा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। x स्क्वायर -1 तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x की पावर 1 कह लो, सही हो गया। इसी तरह जब आप x प्लस एक्स करोगे तो क्या आंसर आएगा, x2 मत लिख देना, एक्स स्क्वायर कभी भी नहीं आएगा, क्या आएगा, 2x आएगा। सर 2x कैसे आएगा भाई, इसके साथ कुछ भी मौजूद नहीं है तो क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और वेरिएबल सेम था तो उसको एक मरतबा लिख देंगे, जैसे यहाँ पे वेरिएबल सेम था तो पावर माइनस करा दी थी। इसी तरह जब प्लस माइनस हो रहे होते हैं सेम वेरिएबल तो उनका कोफिशिएंट ऐड हो जाता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे तो उनका कोफिशिएंट जो पावर होती है वो हमें माइनस प्लस हो रही होती है। इसी तरह ये देखें, कुछ 3x में मैं प्लस करा सकता हूँ 4x, क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या होंगे, ऐड होंगे, तो 3 + 4 कितना होगा, एक ही मरतबा लिखेंगे, लेकिन 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7x आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर मैं लिख दूं 9x माइनस का 4x, तो इसका आंसर क्या आएगा,
वैसे इसको सिंपल कर सकते हैं, पता चल रहा है कि भाई 9 में से 4 जाएंगे, सही हो गया। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे भाई यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कराइए, क्या आएगा, माइनस कराएंगे तो 4x आ जाएगा। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, भाई बड़े का साइन आएगा, बड़ा क्या था 9 था, तो बस प्लस का साइन आ गया। मैं बोल दूं कि माइनस का 9x प्लस का 4x क्या होगा इसमें, इस सवाल में क्या होगा, सबसे पहले ये ढूंढना है। सबसे पहले क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इस सवाल में क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तो क्या आएगा, 9 में से कितने जाएंगे, 4 जाएंगे, तो बचेगा दोबारा यहाँ पे 9 में से 4 का तो 5 बचे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 5 आ जाएगा। लेकिन अभी दोबारा सर साइन किसका आएगा, बेटा साइन वही बात बड़े का आएगा, बड़ा क्या है 9, माइनस का साइन x लिख लो, सही हो गया। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें बता दी, एक चीज़ और रिमाइंड कराऊँ कि सेम वेरिएबल जब भी होंगे तभी उनके ये सारे काम होंगे। सेम वेरिएबल होगा तभी पावर प्लस होगी, तभी पावर माइनस होगी, तभी कोफिशिएंट ऐड होंगे। अब 2x प्लस 3x स्क्वायर नहीं हो सकता, इनको आप प्लस नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। क्यों, जब तक वेरिएबल बिल्कुल पूरी तरह से सेम नहीं हो जाते तब तक आप उनको माइनस प्लस नहीं करा सकते। इसके साथ x स्क्वायर, इसके साथ 1 है, ये सवाल मल्टीप्लाई में तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन प्लस में कभी भी ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्यों, जब तक इनकी पावर सेम नहीं हो जाती तब तक ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, स्क्वायर वाला वेरिएबल है, ये 1 वाला वेरिएबल है, लेकिन मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई में सिर्फ क्या होना जरूरी है, आपका वेरिएबल सेम होना जरूरी है। जबकि प्लस माइनस में जो है ना, आपका पूरा का पूरा वेरिएबल पावर के साथ सेम होना जरूरी है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पहले 2 3 था 6 हो जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मैंने बताया कि पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो x 4 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड का बोलूँ मैं, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x वाई, क्या ये हो सकता है डिवाइड, बिल्कुल हो सकता है। डिवाइड में हमने क्या पढ़ा है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है, बस उसके साथ कुछ कुछ भी आ सकता है मल्टीप्लाई में, कोई मसला नहीं है। तो अगेन इसको यूँ भी तो कर सकता हूँ, x गया यहाँ से, यहाँ पे -1 आ गया, इसकी पावर यहाँ पे +1 थी, यहाँ पे आके -1 हो गई, नीचे से x खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 1 डिवाइडेड बाय y, सही हो गया। इसी तरह एक और चीज़, अगर ये लिखा हुआ है आपके सामने 3x माइनस का क्यूब माइनस की 3, याद रखिए कभी भी आंसर जो है ना, आप अपना फैक्टराइजेशन में कभी भी आंसर जो है ना अपना माइनस पावर में कभी भी नहीं छोड़िएगा, आपकी पावर हमेशा प्लस होनी चाहिए। तो सर इसको प्लस कैसे बनाएं, भाई हमने पढ़ा है कि जब पावर ऊपर आती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, जब नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो x दोबारा नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो दोबारा माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और 2x प्लस वाई कभी भी x से डिवाइड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि आप इसको अलग अलग तोड़ के एलसीएम ब्रेक करा के सोल्व करा सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्ट यूं काट नहीं सकते, ये गलती नहीं कीजिएगा। अब एक और चीज़ सीख लेते हैं प्लस माइनस में, मतलब प्लस माइनस में नहीं बल्कि फैक्टराइजेशन के लिए जो आना ज़रूरी है वो चीज़ क्या है। एक ये चीज़ थी कि एक चीज़ ये थी कि बस कुछ छोटी सी एग्जांपल से सीख लेते हैं। ये देखें, मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर क्यूब माइनस 2n। अब क्या करें भाई, इसको एक तरीका तो ये जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन आपको कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ t क्यूब कॉमन ले रहे हो और ये जो है -2n आपको चाहिए ना हो कॉमन में, तो आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे कैसे। ये देखें 3 की अब क्या करेंगे, वेरिएबल -3 अलग पे +3 अलग आ जाएगा, -2 अलग वेरिएबल पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन बीच में। मैंने क्या कर दिया, सिंपल किसको तोड़ दिया, 3 को तोड़ दिया पावर के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा। अब ये मैंने दोबारा बताया कि ये -2n है, जब भी पावर आप माइनस में नहीं छोड़ सकते अगेन, तो ये दोबारा नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
तो अब ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, कोई भी इनमें गड़बड़ नहीं है। क्यों भाई, इसको जब दोबारा सॉल्व करोगे तो दोबारा यही आएगा। सही है। इसी तरह हमने एक सवाल सॉल्व किया रहेंगे फैक्टराइजेशन में, उसमें ये चीज़ लग रही होगी, जबकि पहले ही सवाल में शायद लग रही थी। हाँ, पहले ही सवाल में लग रही होगी। और इसके अलावा इसको थोड़ी सी और समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल में से टी क्यूब आपको कॉमन लेना है। यहाँ पे T4 कर लेते हैं, यहाँ पे t की पावर 2n - 3 कर लेते हैं, जब यहाँ पे +3 कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। सही हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना t की पावर क्या है, क्यूब है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे t की पावर क्या है, यहाँ पे t की पावर है -2n + 3। आपको पता है कि छोटी पावर क्या होगी, हमेशा कॉमन ले सकते हैं, छोटी पावर को कॉमन ले सकते हैं भाई। जिस तरह 3x + 6x² लिखा हुआ है ना, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, छोटा नंबर कॉमन ले सकते हैं। 6 नहीं कॉमन ले सकते, 3 कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह छोटी पावर कॉमन ले सकते हैं। सबसे छोटी पावर क्या है भाई, 3 है, यहाँ भी 3। अब सर यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे ये वाला काम दोबारा होगा। मिसाल के तौर पर इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर को तोड़ूं वेरिएबल के हिसाब से, -2n, और यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये t³ आ गया। t अलग हो गया, t³ अलग हो गया, और t - 2n आ गया। अब इसको यूं ही रहने दें, या नीचे लिखने कोई मसला नहीं है। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, t3, t³ आराम से कॉमन ले सकता हूँ, t³। सही हो गया। अब t³ यहाँ से पूरा चला गया, तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, 0 नहीं बचना चाहिए। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप स्टेप बैक करेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ। सही हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3t में से 3t हमने कॉमन ले लिए, जबकि यहाँ पे 4t है, तो कितना बच गया, सिर्फ 1t बच गया। यहाँ से हमने ये वाला पूरा ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब पूरा कॉमन लिया था तो 1 आ रहा था, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, प्लस वैसा का वैसा t की पावर -2n × 1 ब्रैकेट बंद। अब मैंने क्या बताया कि ये 1 कैसे आया, ये समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया, मैंने बताया था कि जब भी स्टेप बैक करेंगे ना, तो ऊपर वाली चीज़ बननी चाहिए। अब t³ को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो t³ आएगा, दोबारा t की पावर 3 आएगी। अगर यहाँ पे 0 लिखूंगा तो क्या ये वापस आएगा, नहीं, क्योंकि 0 एक ऐसा पहाड़ है जिससे भी कोई चीज़ टकराएगी 0 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा है, 0 नहीं लिखा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉमन आ रहा था। अब इसको मैंने बताया था कि आप अपना क्या करें, माइनस में नहीं छोड़ सकते पावर को, आपको उसको प्लस में लिखना होगा। t³ 1 वैसा का वैसा आ गया, प्लस t आ गया। अब इसको इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, t की पावर -2n आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज़ को तो उसका आंसर वही आता है, सेम आता है। तो अब ये यहाँ पे क्या है, माइनस का है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही लिखी होंगी। तो इसको क्या आ जाएगा, 1/T2n। सही हो गया। अब क्योंकि इसके यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, तो इसके साथ क्या मौजूद था, 1 मौजूद था। 1 ऊपर रह गया, बाकी जो था वो नीचे चला गया, सिंपल सी बात। इसी तरह ये चीज़ आप कहाँ करते हो यार, रेसिप्रोकल करते थे ना जब पढ़ते थे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी या रेसिप्रोकल होगा, तो आप उसमें क्या करते थे, रेसिप्रोकल में आप क्या करते थे, नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाते थे, ऊपर वाली को नीचे ले आते थे। लेकिन क्योंकि वो नंबर होते थे, तो 6/3 करके आप उसको क्या करते, 3/6 कर देते थे। सही हो गया, क्योंकि वो दोनों साइड पे काम हो रहा होता था। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल है, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरह आप अगर इस 3/6 को रेसिप्रोकल करा रहे हो, तो 6 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और 3 जब नीचे आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। आप इस सवाल को इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, तो आपको दोबारा इसको इस फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि जब t3 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, नीचे आएगा तो 6 नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, 6 की पावर। इसी तरह x ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हो जाएगी। सिंपल, बस इतनी सी चीज़ें आपको सिखानी थी, और होपफुली काफ़ी चीज़ें जो है ना, काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू करवा दिया है, और इन्हीं चीज़ों की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। फैक्टराइजेशन में कॉमन लेने के ऊपर काफ़ी चीज़ें सीख ली हमने। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ सीखनी होगी, या कोई और मसला हो रहा होगा सवाल में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसको जो है ना आप अलग से एक वीडियो बना लेंगे उसके लिए,
यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो चीज़ थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स आ रही हो, मुश्किल आ रही हो, उसको क्या करें, उसको उसी सवाल में जो है ना चलते हुए रिवाइज कर लें और सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं होगा। चलो, और ज़रूर बताइए कि वीडियो में मतलब फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि इम्प्रूव करें, ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ आएँ। और कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। या कोई सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा कि सर आप पहले सवाल ये करवा दें, हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। इस सीरीज़ से हट के क्या आपको वो सवाल की भी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।